हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती में। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021, जिसमें अगर बात करते हैं तो क्लास 6 से 8 भाग 5 होगा, जिसमें हम लोग बात कर 4 होगा और जिसमें हम लोग बात करेंगे सामाजिक अध्ययन को लेके। ठीक है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है यूपी टेट का, उसमें हम लोग हल सहित बात करने वाले हैं, व्याख्या सहित। और यह परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 23 जनवरी 2022 में। ठीक है, तो यह पुनः जो परीक्षा हुई थी उसी का यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग लेके आज आपके सामने उपस्थित है और इसी का एक एक क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे और डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और यूपी टेट में अगर आपको 1 से लेकर 5 तक किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहाँ पे लगातार सेशन चलाए जा रहे हैं, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा कि भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन, मतलब कहने का है कि भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि झारखंड में, बी कह रहा है छत्तीसगढ़ में, सी कह रहा है कि मध्य प्रदेश में और डी कह रहा है कि उड़ीसा में। तो भिलाई जो कारखाना है यह कहाँ स्थित है हमें बताना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में यह स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट जो है कि स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। आगे देखिएगा क्या है कि भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी तथा उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो 1959। ठीक है, 1955 में तो इसकी स्थापना होती है और 1959 से क्या होता है तो यहाँ से उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। कहाँ से? जो कोलकाता मुंबई जाता है रेल मार्ग, उसी पे यह स्थित है। यहाँ लौह अयस्क डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली खानों से प्राप्त होता है। तो क्या होता है, लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है तो डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और कारगिली खानों से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात की अगर बात करते हैं तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो के झारखंड में किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। तो ये तीन जो है कि हमारे बेसिक करके पूछते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये तीन आप याद रखिएगा। पहला कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में है, और दूसरा कहाँ है तो दूसरा बोकारो है जो झारखंड में है, और तीसरा कहाँ है तो तीसरा राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, की स्थापना जनवरी 1954 में की गई थी और इसका अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि निम्नलिखित शैलों में से कौन सी औषधि शैल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संगमरमर, बी कह रहा है कि स्लेट, सी कह रहा है शैल और बी कह रहा है कि ग्रेनाइट। अगर हम बात करते हैं औषधि, तो औषधि कौन सा है तो शैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, औषधि चट्टान, शैल औषधि चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को औषधि चट्टान कहते हैं। इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इनमें इनके निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। ठीक है, आगे देखिएगा कि
अगर हम बात करते हैं तो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टान बलुआ, पत्थर, कालरोमेरेट या गोलास्म, चिक्का मिट्टी, सैल तथा लोएस प्रकार के इसमें चट्टान पाए जाते हैं। जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टान चूना, पत्थर और कोयला पीट होता है। ठीक है। अगला है कि रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टान खड़िया मिट्टी, खड़िया मिट्टी, सेल खड़ी मिट्टी की चट्टान होती है। अब आते हैं कि कैसा, तो चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। पहला चट्टान होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी और तीसरा होता है रूपांतरित। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं जो कि यहाँ पे है। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे की UPTET 23 जनवरी 2024 को सोशल स्टडी मतलब कि SST का जो पेपर है उसको लेके डिस्कशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, किधर होती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सूर्य से दूर होती है, बी कह रहा है कि सूर्य की ओर होती है, सी कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर होती है और डी कह रहा है कि दक्षिण पूर्व की ओर होती है। अगर हम बात करते हैं कि इसका पुच्छल तारा, तो पुच्छल तारा की जो पूंछ होती है वह सदैव होती है सूर्य से दूर होती है। कैसा होता है? तो सूर्य से दूर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द सन हो जाएगा कि सूर्य से दूरी के क्रम में होता है। आगे देखिएगा, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। ये आकस्मिक धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या समकेंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इन गैसों की फुहार निकलती है जो लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा कॉमेट बिना पूंछ के होता है। पुच्छल तारा के शीर्ष को कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोमा कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पुच्छल तारा के शीर्ष को क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। ठीक है। और पुच्छल सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा को क्या कहते हैं? कोमेट कहते हैं। ठीक है। और इसमें कोई पूंछ उछ नहीं होती है। यह जो होता है तारा, तो जो इसमें जो गैसीय वातावरण होता है वो जलता जाता हुआ दिखाई देता है। तो इतनी दूर होता है कि एक जगह से ये दूसरी जगह हो जाता है जल, तब हमें वो दिखाई देता है आँख से। ठीक है। अगर हेलिका धूमकेतु की बात करते हैं तो ये 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। कितना? 76 वर्षों के अंतराल पर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नली लंब घाटी, बी कह रहा है कि संपत्ति घाटी, सी कह रहा है कि हॉक बैग और डी कह रहा है कि ग्राबैन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ग्राबैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा आगे की भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टान स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में बिखराव होता है तो इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटी लंबी, सक्रिय व गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ग्राबेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राबेन कहा जाता है। विभिन्न स्थानों में संपीड़न की विभिन्नता के कारण कभी कभी एक वृहद अपनीति में कई छोटी छोटी अपनीतियां व अभिनीतियां मिलती हैं। ऐसा अभिवृत्ति को संपत्ति कहते हैं, संपन्नति कहते हैं। इस तरह का असामान्य संपीड़न के कारण ही एक बृहद अभिनीति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनीतियां व अभिनीतियां बन जाती हैं जो एक बृहद अभिनीति को समभिनीति कहते हैं। इन दोनों स्थलाकृतियों को पंखाकार वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखाकार वलय।
बिल्कुल क्वेश्चन आपको उम्दे लग रहे होंगे। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी को धार लगाइए, ठीक है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। उष्णकटिबंधीय की बात कर रहा है तो ये भी आप याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय कितने अंश से कितने अंश होता है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो अरेबिया होता है, बी कह रहा है कि अटाकामा होता है, सी कह रहा है गोबी, और डी कह रहा है कालाहारी। तो अगर हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन नहीं है, क्या बात कर रहा है कि कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा गोबी मरुस्थल, ठीक है। क्या हो जाएगा, गोबी मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो अगर हम गोबी मरुस्थल की बात करते हैं तो यह कहाँ है, जैसे मान लीजिए ये चीन है और यहाँ पे क्या है, और इसके ऊपर में मंगोलिया है, ठीक है। तो चीन और मंगोलिया का जो भाग है इसी को लेके जो मरुस्थल है उसे हम कहते हैं गोबी मरुस्थल। तो चीन और मंगोलिया दोनों में पड़ता है, तो यह कहाँ है, इसको क्या कहते हैं, गोबी मरुस्थल, ठीक है। देखिएगा, गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, जबकि अरेबिया हो गया, अटाकामा हो गया, कालाहारी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है, मतलब दोनों के बीच में स्थित है। यह विश्व का ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। यह मरुस्थल अल्ताई पर्वतमाला से घिरा हुआ है। कौन सा पर्वतमाला से घिरा हुआ है, अल्ताई। तो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ नज़र आती है देखने को, ठीक है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा विश्व के रेगिस्तानी मरुस्थल और उसका विस्तार क्षेत्र। अगर हम बात करते हैं काराकुम की तो यह कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान। अटाकामा कहाँ है, तो उत्तरी चिली में है। थार रेगिस्तान एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में होता है, ठीक है। जब आप राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान से आगे जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा थार का मरुस्थल, ठीक है। थार का मरुस्थल मिलेगा जो कि अभी ये कौन है, पर्वतमाला जो राजस्थान में है, सबसे पुरानी पर्वतमाला है, देखिए उसका नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा है, अरावली। अरावली पर्वत के अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ से मरुस्थल स्टार्ट हो जाता है और वो भारत होते हुए कहाँ तक जाता है, तो वो जाता है पाकिस्तान तक, ठीक है। तो थार का जो रेगिस्तान है या मरुस्थल है तो वो कहाँ तक है, भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार से कौन सा भाग संबंधित है, क्या भाग सेकेंड, क्या भाग फर्स्ट, क्या भाग थर्ड और क्या भाग 5, ठीक है। कौन सा भाग संबंधित है, तो मौलिक अधिकार की जब बात आती है, तो मौलिक अधिकार का जब बात आता है तो इसका हो जाएगा इज द करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, भाग थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में जो है कि संघ का नाम दिया है और सीमाओं के बारे में बात किया गया है जिसमें भारत नाम होगा, ठीक है। भाग सेकंड जब आता है तो वह किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है हमारा नागरिकता से, ठीक है, कि हमें नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी, कैसे कैसे नागरिकता जा सकती है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर आता है भाग थर्ड, तो भाग थर्ड में आता है क्या, तो भाग थर्ड में हम लोगों का आता है मौलिक अधिकार, हमको कौन कौन से अधिकार मिले हैं, ठीक है। और भाग 4 की अगर हम बात करते हैं तो 4 में आता है डीपीएसपी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी बोलते हैं, ठीक है। डीपीएसपी याद रखिएगा, उसको थोड़ा हिंदी में क्या कहते हैं अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, हो सकता है आगे मैं बता दूं आपको। चलिए आगे देखिएगा क्या है कि भारतीय संविधान का भाग थर्ड में मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक
किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों को संवैधानिक द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है। तो कुछ हमें जो अधिकार मिले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मूल रूप से संविधान में मूल अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है इससे बाहर कर दिया गया, इस सूची से हटा दिया गया। ठीक है, तो इसे संविधान के भाग में 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मूलतः अभी अधिकार कितने हैं हमारे? मौलिक अधिकार 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला अगर हम बात करते हैं तो समानता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक वर्णन मिलता है। फिर सेकेंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार जिसे आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में अनुवाद किया गया है। फिर उसके बाद थर्ड आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें 23-24 आता है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। चौथे नंबर पे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक वर्णन किया गया है। पाँचवें नंबर पे आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30। ठीक है, उसके बाद आता है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। यही यही जो है कि आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 22, जिसका प्रयोग कर कर अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम आर्टिकल जो है कि 22 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, अपने राज्य के हाई कोर्ट जाना है। ठीक है, हाई कोर्ट में अगर जाना है तो 226 का प्रयोग करके हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारी मौलिकता का हनन होता है, और आर्टिकल 32 का प्रयोग करके हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कैसा लग रहा है क्वेश्चन आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन बहुत ही उम्दे लिए गए हैं। 7वां नंबर कह रहा है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन, बी कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन, सी कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन, और डी कह रहा है कि 46वां संविधान संशोधन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। देखिएगा, इसके बारे में बताया गया है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया तथा 1993 में इसे लागू किया गया। भारत में पंचायती राज्य शब्द का उल्लेख ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, और राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत के संविधान में एक नया खंड भाग 11 जोड़ा गया। ठीक है, सम्मिलित किया गया। इसे पंचायत के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 243 से 243 अड़ों तक सम्मिलित है। इस अधिनियम में संविधान के 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अब आगे देखिएगा, नोट में अगर थोड़ा सा भी कुछ चीज़ें हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि संविधान के आर्टिकल 40 में मतलब अनुच्छेद 40 में एक व्यवहारिक रूप में दिया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए एक कदम उठाएगी। यह किसमें है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसे आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक आता है? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जाता है। ठीक है, 36 से लेकर कहाँ तक जाता है? नहीं, 36 से लेकर 50 तक जाता है। ठीक है, सॉरी 51 तक जाता है।
और इसी 40 आर्टिकल के अंतर्गत बोला गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठन के लिए एक कदम उठाएगा और इसी के अंतर्गत यह गठन किया गया था। आगे अगर हम बता गए थे तो जो है कि ग्राम पंचायतों के पक्ष में कौन थे, तो महात्मा गांधी इसके पक्ष में बहुत ही ज़्यादा थे। उनका मानना था कि जो ज़मीनी स्तर पे जो निचली इकाई में अगर जो कि परिवर्तन होता है तो यह पूरे देश में धीरे धीरे फैल जाएगा, लेकिन ऊपर से अगर कोई परिवर्तन होगा तो ज़मीनी स्तर पे नहीं देखा जा सकता है। इसलिए गांधी जी जो थे वो इसके पक्ष में ज़्यादा थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, द हेग पेरिस में या द हेग या फिर पेरिस में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है क्वेश्चन नंबर 8 का? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द हेग। कहाँ हो जाएगा? द हेग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 46 में काम करना शुरू कर दिया गया था। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा या सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये दोनों निकाय निकास एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश क्रमशः सर वेगेनल राव जो कि 1952 से 1953 में थे, फिर नागेंद्र सिंह, ठीक है, 85 से लेकर 1988 तक रहे, रघुनंदन स्वरूप पाठक 89 से लेकर 91 तक, दलजीत भंडारी 27 अप्रैल 2012 से लेकर अब तक बने हुए हैं। कौन? दलबीर भंडारी। यूनेस्को का मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो पेरिस में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारत संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है? अगर बात करते हैं क्या है तो संघ जो है कि सूची है, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा है कि अवशिष्ट सूची। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारत के संविधान के किस अनुसूची में है, तो यह है हमारा समवर्ती सूची में है। कौन सा है? समवर्ती सूची में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। आगे देखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजक विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय और वर्तमान में 61 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, पहले कौन सा है और अभी कितने हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिया है संघ सूची के विषय की अगर बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक, संघ लोक का ऋण, डाकघर, बचत बैंक, रेल, रक्षा उद्योग, जनगणना, अखिल भारतीय सेवाएं इसमें आते हैं। किसमें? संघ सूची में। राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, लोक व्यवस्था, पुलिस, पथकर, कृषि, आयकर, राज्य लोक ऋण, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि की अगर बात की जाती है तो राज्य सूची की बात की जाती है। समवर्ती सूची में बाट माप जिसके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाता है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा नियोजन, जन्म मरण सांख्यिकीय जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु की रजिस्ट्री होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि कौन सा निदेशक सिद्धांत निवेश नीति से संबंधित है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर कह रहा है क्या? आर्टिकल 49, आर्टिकल 48, सी कह रहा है कि आर्टिकल 50 और डी कह रहा है कि आर्टिकल 51। अगर हम बात करते हैं कि निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, ठीक है, तो वो हम लोगों का राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 51
अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है या इससे संबंधित है। चलिए आगे देखिएगा। अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत विदेश नीति से संबंधित है। इसका आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। आगे देखिएगा। राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना आर्टिकल 49 में है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करना, यह किसमें है? तो यह आर्टिकल 48 में है। पर्यावरण और संरक्षण, संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, यह आर्टिकल 48A में है। ठीक है, आगे देखिएगा। राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करना, आर्टिकल 50 में, मतलब 50-50। ठीक है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, पृथक किया गया है। ठीक है, 50-50। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने का शक्ति प्रदान करना, यह आर्टिकल किस में है? तो 40 में है। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही उम्दे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ है। क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बी कह रहा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, सी कह रहा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, और डी कह रहा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाईएस्ट, मतलब बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ठीक है, दोनों क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। सामान्य नियम के विपरीत जब वायुमंडलीय में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी की जगह वृद्धि होने लगती है, तब यह स्थिर तापीय विलोमता कहलाती है। इस स्थिति में तापमान की ऊर्ध्वाधर प्रवणता उलट जाती है एवं वायु में शीतलन परतें नीचे तथा गर्म परत ऊपर हो जाती हैं। जब वायु ठंडी हवा के ऊपर स्थापित हो जाती है तो वहाँ कोहरा बन जाता है। इस तरह का कोहरा जाड़े की रातों में प्रायः धुंध सा रहता है, क्योंकि चिमनियों के धुएं विलोमता परत में पहुंचकर इसे आसमान बना देता है। ओके, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत सागर, बी कह रहा है गांधी सागर, सी कह रहा है जवाहर सागर, और डी कह रहा है कि गोविंद सागर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसे रिहंद परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे UPTET 6 से 8 तक सोशल साइंस, जो कि 23 जनवरी 2022 SST का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे चलाया जा रहा है। देखिएगा, रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय से संबंधित है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो अब बताइए, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है, यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जिलों में मिलाकर बनी हुई है। अगला है चंबल परियोजना यमुना नदी की सहायक नदी चंबल पर संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में महाराणा प्रताप बांध, जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी श्रेणी में मृदा का संरक्षण करना है। अगला है
भाखड़ नांगल परियोजना पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया। यह देश का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ नांगल बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बांध के पीछे बनी झील गोविंद सागर झील है। ठीक है, तो आप बहुत ही इसको बारीक क्वेश्चन से देखिएगा। अगर जब आएगा गोविंद सागर झील तो यह कहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सतलज नदी पे बनाया गया है। लेकिन आएगा गोविंद सागर गोविंद बल्लभ पंत तो यह कहाँ हो जाएगा, रिहंद हो जाएगा। रिहंद बाद जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश, गोविंद बल्लभ सागर झील तो यह कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो बारीकियाँ हैं इसमें, आप ज़रूर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिपकिला प्रसिद्ध पर्वत दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, और सी सिक्किम, और डी हिमाचल प्रदेश। जब भी बात आएगा किसका, सिपकिला का, तो सिपकिला कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। सॉरी माफ़ करिएगा, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, अगर उत्तराखंड में क्या हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में 2 दर्रा पाया जाता है, माना नीति लिपुलेख। 3 दर्रे पाए जाते हैं, माना नीति लेपुलेख यह कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। लेकिन सिपकिला कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिएगा, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह चीन से आने वाली सड़क बनाई गई है। ठीक है, जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसे श्रीनगर से लेह का राजमार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का राजमार्ग गुजरता है तथा जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में स्थित है। ठीक है, अगला है सिक्किम। सिक्किम देखिएगा कि सिक्किम में स्थित नाथुला व जैपला दर्रे व्यापक महत्व हैं। यहाँ से दार्जिलिंग व चुम्बन घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। ठीक है, नोट नाथला माना नीति लिपुलेख यह उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। हमने बताया आपको माना नीति लेपुलेख यह कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यह क्वेश्चन देखिएगा बड़ा ही प्यारा है कि सामाजिक अध्ययन के लिए अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षण विधियों का, बी कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों का, सी कह रहा है कि शिक्षण तकनीकी का, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापन के लिए विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए और आपको शिक्षण तकनीकी का भी ज्ञान होना चाहिए। तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका कोई सही उद्देश्य जो है कि नहीं मिल पाया है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ बताया ना कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। मांटेसरी विधि की अगर बात करते हैं तो मरिया मांटेसरी हैं, और वहीं किन्नरगॉर्डन विधि की अगर बात करते हैं तो फ्रोवेल हैं। कौन है? फ्रोवेल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है, कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोगी है? मैप है, कैलेंडर है, फ्लैश बोर्ड है या फिर बैरोमीटर है? अगर हम बात करते हैं भूगोल शिक्षण के लिए तो भूगोल शिक्षण में सबसे उपयोगी हो जाएगा मानचित्र। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके बताया गया है कि कौन सा किस विधि में प्रयोग होता है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री मानचित्र है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र होता है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, महासागर
आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावत मानचित्र कहा जाता है। फिर आता है थीमेटिक मानचित्र, ठीक है, थीमेटिकल, जिसे में आता है कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिकल मानचित्र कहते हैं। ठीक है, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी होता है, दिशा होता है और प्रतीक होता है। तो यह किसी भी अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो ये तीनों चीज़ दिखाया जाएगा। ठीक है, एक होता है फिजिकल और एक होता है थीमेटिकल। तो ये याद रखिएगा, फिजिकल मानचित्र जो होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है, पर्वत मिलेगा, नदियाँ मिलेगा, पठार मिलेगा, मैदान मिलेगा, सागर मिलेंगे। और वहीं अगर थीमेटिकल की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको सड़क मिलेगा, वर्षा मिलेगा, वन मिलेगा, उद्योग मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक हैं, ठीक है, अष्टाध्यायी वॉज रिटेन बाय, ठीक है, तो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पाणिनि ने लिखा है, बी कह रहा है कि वेद व्यास, सी कह रहा है सुखदेव और डी कह रहा है कि वाल्मीकि। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 16 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ किताबें हैं और इसको ध्यान से देखिएगा। पुस्तक लेखक, महाभारत किसने लिखा है? तो वेद व्यास जी ने लिखा है। रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। पंचतंत्र की अगर बात करते हैं तो विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका की बात करते हैं रस खान। 10 कुमार चरित की बात करते हैं तो दंडी जी ने। अष्टाध्यायी की बात करते हैं पाणिनि। राक्षस मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो विशाखा दत्त। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो चाणक्य विष्णु गुप्त। ठीक है, तो ये कुछ किताबें हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि महापद्मानंद के समय हुआ था, बी कह रहा है कि उदयन के समय हुआ था, सी कह रहा है कि शिशुनाग और डी कह रहा है कि कालाशोक। बी की बात की जा रही है, किसका? बी की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए 4 संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है, 4 संगीतियाँ हुई हैं। पहली संगीति कब हुई है? तो 483 ईसा इस बीसी में हुई है। ठीक है, ईसा पूर्व हुई है। 483 ईसा पूर्व हुई है। दूसरी कब हुई है? तो दूसरी अगर हम बात करते हैं तो 383 ईसा पूर्व हुई है। तीसरी कब हुई है? तो तीसरी हुई है 255 ईसा पूर्व। और चौथी कब हुई है? तो फर्स्ट शताब्दी में हुई है। ठीक है, पहली जब बौद्ध संगीति हुई थी तो उसके किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु। किसके काल में? अजात शत्रु। ठीक है, और दूसरा किसके काल में हुआ था? काला शोक। किसके काल में? काला शोक। तीसरा किसके काल में हुआ था? अशोक। किसके काल में? अशोक। और चौथा किसके काल में हुआ था? कनिष्क। किसके काल में हुआ था? कनिष्क। ठीक है, तो पहला ओ है, सॉरी माफ़ करिएगा, पहला है अजात शत्रु। ठीक है, फिर उसके बाद को कालाशोक, फिर ओ अशोक। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है को कनिष्क। तो ऐसे याद करिएगा, पहला और तीसरा ओ मतलब अजात शत्रु अशोक, दूसरा चौथा कालाशोक कनिष्क, कालाशोक कनिष्क। तो इसमें की जा रही है द्वितीय, तो द्वितीय का किसके हो जाएगा? कालाशोक। किसके हो जाएगा? कालाशोक हो जाएगा। ये ट्रिक है हमारा याद करने का। अशोक से अजात शत्रु पहला हुआ था और तीसरा हुआ था अशोक में, दूसरा हुआ था कालाशोक और चौथा हुआ था कनिष्क। ठीक है, अ ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, पहला अ, दूसरा क, तीसरा अ, फिर चौथा क, ऐसे करके आप जरूर इसे याद रखिए। आइए, ये हुआ है संगीतियाँ। बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं तो 483 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अजात शत्रु। फिर हुआ था राजगीर में हुआ था। ठीक है, दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व जो वैशाली में हुआ था, और ये कौन थे? तो कालाशोक। फिर तीसरे की अगर बात करते हैं तो
255 या 251 होता है या 250 लिखा जाता है। ठीक है, ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोक के समय हुआ था। चौथा हुआ था प्रथम ईसवी शताब्दी में, जिसका कनिष्क। तो हमने कहा ना कि आप याद रखिएगा, अशोक, अरे अजातशत्रु अशोक, ठीक है, अ है, फिर कालाशोक और फिर कनिष्क, ये एक में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप जरूर याद रखिए। ठीक है, अजातशत्रु अशोक, कालाशोक, कनिष्क, ऐसे करके याद रखिए। और यहाँ भी समय देखिएगा, 483, 383, 483, 383, बिल्कुल 100 साल पीछे आ जाइए। 100 साल पहले 483 ईसा पूर्व, फिर उसके बाद 383 ईसा पूर्व, फिर उसके बाद 255 या 250, और फिर तीसरा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्रथम शताब्दी। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। ठीक है, कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी, आगरा में, दिल्ली में, सिकंदराबाद में। अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18, तो यह कहाँ कराया था इबादत खाना का निर्माण? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, आगरा के पास है। कहाँ है? आगरा के पास है। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, जिसका अर्थ पूजा का घर होता है। इसका निर्माण 1575 ईस्वी में कराया गया था। इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था। ठीक है, अकबर द्वारा जो कुछ इमारतें हैं जो बनवाई गई हैं, कहाँ कहाँ हैं देखिएगा। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया है, आगरा में। लाल किला शाहजहां द्वारा, दिल्ली में। अकबर का मकबरा जहांगीर, सिकंदराबाद में। पुराना किला शेरशाह सूरी, दिल्ली में। शालीमार बाग, जहांगीर, जम्बूनगर, श्रीनगर। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली में। ठीक है, अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, अजमेर, राजस्थान। अकबर का किला, अकबर, इलाहाबाद में। तो ये कुछ आपको यहाँ पे दिए गए थे, जरूर आप इसे याद रखिएगा। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1870 ईस्वी में हुआ था, 1865 ईस्वी में हुआ था, 1875 ईस्वी में हुआ था, 1880 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1875 ईस्वी में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था? दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब यहाँ पे कुछ संस्थाएं दिया गया है, वर्ष और संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। बेलेरू मठ 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। आगे देखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गदर पार्टी 1913 लाला हृदय दयाल ने किया था। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास जी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बन के मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? नहीं को बिल्कुल आप टिक करते हुए चलिएगा। अगर नहीं करते हैं तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राजेंद्र लाहिड़ी इसमें थे। बी कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल, सी कह रहा है कि अशफाक उल्लाह खान, और डी कह रहा है कि सूर्यसेन। अगर हम बात करते हैं कि कौन नहीं थे, तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन थे। तो राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक उल्लाह खान थे। तो कौन नहीं थे? तो सूर्यसेन इसमें नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा, काकोरी कांड से सूर्यसेन संबंधित नहीं है, जबकि
राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान काकोरी कांड से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इसका नाम इसलिए बदला गया है ताकि कांड शब्द सही भावना को नहीं दर्शाता है। यह घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। तो इसका नाम बदल दिया गया है अभी फिलहाल में, ठीक है। आगे है सूर्य सेन, चटगांव शस्त्रागार लूट 18 अप्रैल 1930 से संबंधित है। बंगाल के सूर्य सेन मास्टर दा के ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सेशन आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम SST की अगर हम बात करते हैं तो SST में आपको देखने को मिलेगा टोटल 60 क्वेश्चन, ठीक है। और एक ही साथ अगर हम 60 क्वेश्चन कराते हैं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए हम लोग 20 के रूप में धीरे धीरे सेशन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये आपको जल्द ही कंप्लीट होते नज़र आएंगे। तो चलिए सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।